Dear student, myself Meenakshi Mrinal Kumar, Department of Political Science, Boys Section, मारवाड़ी कॉलेज रांची। बच्चों, आज हम लोग अपनी चैप्टर 5 में के ही अंतर्गत जो छोटी छोटी टॉपिक्स हैं उन पर फोकस करेंगे। जैसे कांग्रेस का सिंडिकेट, ये क्या था? यानी हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस का जब विभाजन हो गया था उसके पश्चात कांग्रेस के अंतर्गत टूट हो चुकी थी और टूट में कारण ये था सिंडिकेट और इंडिकेट, यानी जो बुजुर्ग और ताकतवर नेता का समूह था उनको अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से जाना गया और इस समूह के नेताओं का पार्टी में प्रभुत्व था। सिंडिकेट के अगुवाई करने वाले मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके कामराज थे। इन प्रांतों को ताकतवर नेता जैसे एस.के. पाटिल थे, कर्नाटक के एस. निजलिंगप्पा थे, आंध्र प्रदेश के एस. संजीवा रेड्डी और पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष आदि शामिल थे। इंदिरा गांधी के पहले मंत्रिपरिषद में इन सबों की स्थिति नियंत्रक की रही थी। सिंडिकेट ने नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कांग्रेस के विभाजन के बाद सिंडिकेट के नेता और उसके प्रति निष्ठावान कांग्रेसी कांग्रेस ओ में ही रहे, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस भी बंट चुका था और इंदिरा गांधी कांग्रेस आर्म की लोकप्रियता की कसौटी पर सफल रही थी। तो इसलिए भारतीय राजनीति में ये बड़े और ताकतवर नेता जो थे इन्हें ही कांग्रेस का सिंडिकेट कहा गया था। हम नेक्स्ट देखेंगे प्रीवी पर्स क्या था। प्रीवी पर्स देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने यह भरोसा दिया था कि रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की तरफ से कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। इस व्यवस्था को प्रीवी पर्स कहा गया। रियासतों के विलय के समय राजा महाराजाओं को दी गई विशेष सुविधा की कुछ खास आलोचना तो नहीं हुई थी उस समय, लेकिन उस वक्त देश की एकता और अखंडता का लक्ष्य ही प्रमुख था। इसीलिए तो बहरहाल ये जो वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता, सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांत से मेल नहीं खा रहे थे, तो नेहरू ने कई बार इस व्यवस्था के कारण असंतोष जताया था। 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स की मांग को खत्म करने का समर्थन किया था। प्रीवी पर्स की व्यवस्था को खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी ने 1970 में संविधान में संशोधन के प्रयास किए, लेकिन उसे राज्यसभा से मंजूरी नहीं मिल सकी थी। फिर इंदिरा गांधी जब अपनी सत्ता पर आई तो इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाया और इस मुद्दे पर उन्हें जन समर्थन भी खूब मिला। तो 1971 में मिली भारी जीत के बाद संविधान में संशोधन हुआ और इस तरह प्रीवी पर्स की समाप्ति कर दी गई थी। और जो भी इसके अंतर्गत जो कानून में अड़चनें थी इसके तहत वो ख़त्म हो गई और प्रीवी पर्स को समाप्त कर लिया गया था। फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से ग्रैंड अलायंस का क्या मीनिंग था।
1971 के चुनाव के समय भारतीय साम्यवादी पार्टी को छोड़कर के जितने विपक्षी दल थे सब एकजुट हो गए थे। भारतीय साम्यवादी पार्टी सरकार में कांग्रेस का समर्थन कर रही थी। इसी के साथ पुरानी कांग्रेस ने भी कई विपक्षी दलों के साथ एक गठबंधन का निर्माण किया था, जिसे ग्रैंड अलायंस के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ क्या है? महान गठबंधन। तो इस गठबंधन में साम्यवादी को छोड़ करके इंदिरा कांग्रेस विरोधी सभी पार्टी शामिल थे। यह गठबंधन 1960 में प्रचलित गैर कांग्रेसवाद की विचारधारा का ही परिणाम था। ग्रैंड अलायंस में स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ, भारतीय क्रांति दल, समाजवादी पार्टी ये सभी शामिल थे। विभाजन के बाद कांग्रेस के पूर्व चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी पर रोक लगा दी थी। अतः नई कांग्रेस को गाय बछड़े का नया चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था और इसी चुनाव चिन्ह से पर इंदिरा कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी। तो ये था ग्रैंड अलायंस। उसका क्या मतलब था कि जितने भी विपक्षी और बड़े पार्टी थे वो सभी का महान गठबंधन को ही ग्रैंड अलायंस कहा गया था। फिर हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि औद्योगिकरण या राष्ट्रीयकरण क्या था। राष्ट्रीयकरण का तात्पर्य निजी उद्योग पर सरकार का स्वामित्व व नियंत्रण स्थापित करना, इसे कहते हैं राष्ट्रीयकरण। तो ऐसा करने के पीछे कई मुख्य तर्क यह दिया जाता है कि निजी उद्योग निजी लाभ की भावना से काम करते हैं। यदि ये उद्योग सरकार के नियंत्रण में काम करेंगे तो वे जनहित में काम करेंगे। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण देश में समाजवादी लक्ष्यों जैसे लोक कल्याण, आर्थिक समानता आदि को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में यह व्यवस्था है कि आर्थिक संसाधनों का नियंत्रण तथा अर्थव्यवस्था का संचालन जनहित में किया जाए। इस तरह मौलिक अधिकार के अनुच्छेदों में भी जनहित सरकार की निजी उद्योग पर नियंत्रण व स्वामित्व स्थापना करने के लिए अधिकृत किया गया है। भारतीय राजनीति में यह मुद्दा 1960 के दशक के अंत में तब चर्चा का विषय बना था जब इंदिरा गांधी ने 1969 में देश के 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। उद्योगपति तथा पूंजीपतियों और कतिपय राजनीतिक दलों जैसे स्वतंत्र पार्टी आदि भी द्वारा भी संपत्ति की स्वतंत्रता के आधार पर राष्ट्रीयकरण का विरोध किया गया था और 1960 में पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसे कहा जाता है जनहित के लिए जो उद्योग पर सरकार अपना स्वामित्व या नियंत्रण करती है उसे ही राष्ट्रीयकरण का नाम दिया जाता है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसी चैप्टर में आगे। तब तक के लिए थैंक्स। ओके।